नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार पाल आदित्य एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और इस ठंड के मौसम में अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज इसी तैयारी में थोड़ा सा योगदान देने के लिए हम एक नया टॉपिक अपने इस YouTube चैनल यूपीएससी लीडर के माध्यम से आपके समक्ष लेके आए हैं। ये टॉपिक अगर विषय की दृष्टि से देखें हम तो सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत है, उसके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है पंचशील समझौता या सिद्धांत कह सकते हैं हम। हालांकि कई बार प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं इससे, क्योंकि पूर्व में भी इस समझौते से प्रश्न आ गए थे। तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करें उससे पहले मेरी आप सभी से या एक अनुरोध समझिएगा है कि आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इस YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और भी इसी तरह की वीडियो आप तक लेके आ सकें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। देखिए, हम पंचशील समझौता समझे कि पंचशील समझौता क्या है और वो भी भारत की विदेश नीति के संदर्भ में उस पर चर्चा करें। तो उससे पहले कुछ मूलभूत बातें हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ कंसेप्ट है छोटे छोटे, जिसको हम क्या एक समरी के तौर पे एक छोटे से साधारण से शब्दों में समझ लेंगे। हालांकि गहराई में नहीं जाएंगे, उनको अलग से अन्य लेक्चर में हम गहराई से उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए जितनी मात्रा में जिन जिन शब्दों को समझने की आवश्यकता है हम उन पर चर्चा कर लेंगे। तो जिस प्रकार आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि शब्द पे हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या, इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है इसकी और ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सामान्य सी चीज़ है। जिस प्रकार आपके किसी अन्य के साथ संबंध हो सकते हैं, किसी अन्य के साथ संबंध हो सकते हैं, वो क्या हो गए, वो आपके व्यक्तिगत संबंध हो गए। अर्थात मेरा किसी व्यक्ति ए के साथ कोई संबंध है तो वो मेरा एक व्यक्तिगत संबंध हो गया। इसी प्रकार एक राष्ट्र होता है, एक देश होता है, उसका निर्माण किससे होता है? व्यक्तियों के समूह से। व्यक्तियों का समूह, जिस प्रकार भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अर्थात भारत के लोग मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। और राजनीतिक विज्ञान की बात करें हम तो उसके अंतर्गत भी राज्य की परिभाषाएं हैं और जो सर्वमान्य परिभाषा है उसके अंतर्गत 4 घटकों का भी वर्णन किया गया है कि राज्य क्या है, देश क्या है। जिस तरह सबसे पहली आवश्यकता कि आपके पास एक भौगोलिक क्षेत्र हो, दूसरा उस पे लोग रहते हो, उन लोगों को ऊपर एक शासन करने वाली सरकार हो और वो सरकार कैसी हो, स्वयं प्रभु हो। ये 4 जो विशेषताएं बताई गई है राजनीति विज्ञान में, वो क्या है, वो इसकी विशेषताएं हैं राज्य की। लेकिन जो मूल चीज है जो किसी को राज्य बनाती है वो है जनता। तो जिस प्रकार जनता के अपने व्यक्तिगत संबंध होते हैं अन्य के साथ, इसी प्रकार विश्व के अंदर कई राष्ट्र हैं, कई राज्य हैं, वो अपने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, यानी कि राष्ट्र हित बोला जाता है उसको, कि उस राष्ट्र के कुछ हित होते हैं, कुछ उसके राजनीतिक हित हो सकते हैं, कुछ उसके आर्थिक हित हो सकते हैं, कुछ सुरक्षात्मक हित हो सकते हैं। तो इन हितों की पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है, अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। किसके लिए? अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करने के लिए वो अन्य देशों के साथ कुछ संबंध स्थापित करता है। यानी कि एक देश के किसी अन्य देश के साथ संबंध या विश्व के अन्य देशों के संबंध आपसी में क्या कहलाते हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। अर्थात जो उनके संबंध है उसको क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये चीज आप समझ गए होंगे।
अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मान लो भारत का उदाहरण ले लीजिए कि भारत के मान लो किसी चीन के साथ उदाहरण ले लीजिए, चीन के साथ हमारे कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस है, संबंध है, लेकिन उन संबंधों को मूर्त रूप देती है हमारी नीति, विदेश नीति। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, उन संबंधों जो कि संबंध बन रहे हैं वो किसके द्वारा, विदेश नीति। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे किस प्रकृति के होंगे, किस देश के साथ किस प्रकृति के होंगे, किन सिद्धांतों को लेकर के हम उनके साथ उन संबंधों की स्थापना करेंगे, वो क्या कहलाएगी, हमारी विदेश नीति कहलाएगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहलाएगी। जिस प्रकार अक्सर बोला जाता है कि चीन की विदेश नीति यथार्थवादी है और भारत की आज़ादी के बाद नेहरू के समय पॉलिसी कैसी थी, एक आदर्शवादी थी। अर्थात हम आदर्शात्मक विदेशी नीति का पालन करते थे। ठीक है, तो वो क्या होगी, विदेश नीति होगी। अब हर देश के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। जिस प्रकार आप हो, आपकी कुछ विशेषताएं हैं, आप किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे तो आपके कुछ गुण होंगे, आपकी कुछ विशेषताएं होंगी जो कि आपके व्यवहार में झलकेगी, और आप व्यवहार करते समय अपने उन नियमों का जो आपके लिए नैतिक आदर्श हो सकते हैं उसका पालन जरूर करेंगे। अक्सर आप देखते हो कई शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तो वो क्या, उनके सामने उनका शत्रु भी आ जाता है तो भी वो उनसे शांत स्वभाव से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका एक सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी देश हो, वो किसी अन्य देश के साथ अपनी विदेश नीति का निर्माण करेगा, विदेश नीतियों का निर्माण करेगा, तो उसके कुछ सिद्धांत होंगे। जिस तरह भारत के विदेश नीति की बात करते हैं तो उसके अंदर पंचशील समझौता हो गए, अर्थात हम पंचशील के सिद्धांत को मानते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति हो गई, अर्थात हम जब विश्व दो भागों में बट गया था उस समय हमने किसी भी गुट को समर्थन नहीं दिया और किसी की निंदा नहीं की, अपितु हम निरपेक्ष बने रहे उससे। ठीक है, ये गुट निरपेक्ष होगी। इसी तरह गुजराल डॉक्ट्रिन की बात कीजिए, हमारी विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो ये क्या हो गए, हमारे विदेश नीति के कुछ मूलभूत सिद्धांत हो गए। उन सिद्धांतों में से ही एक सिद्धांत क्या है, वो है पंचशील समझौता। अब पंचशील समझौता का क्या मतलब, पांच नियम, पंचशील अर्थात 5 नियम है जिसका हम पालन करते हैं अन्य देश के साथ संबंध बनाते समय या विदेश नीति का निर्माण करते समय। और इस समझौतों को हमने जब किया, इस समझौते पर जब हमने हस्ताक्षर किए 29 अप्रैल 1954 में, उस समय प्रधानमंत्री थे श्री नेहरू। ठीक है, तो श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते को एक मूर्त रूप दिया था और ये भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। बाद के अंदर सभी देशों के साथ व्यवहार करते समय हमने इस समझौते का खास ख्याल रखा। ठीक है, तो पंचशील समझौता क्या हो गया, ये हो गया कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए और विश्व शांति के लिए जो विश्व के अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था वाले देश हैं, अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश हैं, उनके मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पारस्परिक सहयोग के लिए एक आधारभूत सिद्धांत प्रदान करना। यानी कि अन्य देशों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, विश्व के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हमने इन समझौतों को क्या किया, एक मूर्त रूप दिया। ठीक है, वो हो गया पंचशील समझौता। सबसे पहले किसके मध्य हुआ था, चाइना और भारत के बीच। कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और पंचशील का क्या मतलब है, 5 नियम हैं जिसका हम ख्याल रखते हैं किसी भी अन्य देश के साथ समझौता करते हुए या कोई विदेश नीति का निर्धारण करते समय। ये क्या है, ये पंचशील समझौता है। ठीक है, तो वो पंचशील क्या है, हम सबसे पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम साधारण से शब्दों में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम कोई विशेषीकृत भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो आपको ना समझ में आए। हालांकि जो एक गहराई से समझने वाली वीडियो होगी जहाँ पर हम विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे, वो अलग से एक हमारी वीडियो आएगी 1 या 1.5 घंटे की, जिस पर हम कम से कम 1 या 1.5 घंटे सिर्फ पंचशील समझौते पर चर्चा करेंगे। इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, वर्तमान के अंदर पंचशील क्या वास्तव के अंदर भारत के अंदर लागू है, क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। हालांकि 2015 के बाद पंचशील समझौते या इस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है हमें भारत के अंदर, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम
समझ लेते हैं कि पंचशील अर्थात पंचशील क्या है। ऐसे कौन से 5 नियम हैं जिसका हम पालन करते हैं जब से ये समझौता हुआ है, जब भी हम किसी अन्य देश के साथ संबंध बनाते हैं या विदेशी संबंधों का निर्धारण करते हैं। तो वो पहला नियम है वो है कि हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करेंगे। अर्थात हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो भी देश हैं, हम उनकी क्षेत्रीय जो अखंडता होगी, अर्थात हम उनकी भूमि पर तो न तो कभी कब्जा करेंगे, न ही कभी गैरकानूनी दावा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई हमारी भूमि पर आकर कब्जा करे और हम वहां पर अहिंसा की नीति का पालन करते रहें। ठीक है, यानी कि हम दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और पारस्परिक सम्मान करेंगे उनकी संप्रभुता का। लेकिन इसका तात्पर्य ये कभी भी नहीं है कि कोई देश हम पर आकर आक्रमण करे या हमारी आंतरिक व्यवस्था अर्थात हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को कोई नुकसान पहुंचाए तो हम चुप बनकर बैठे रहें। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आदर्श स्थिति के अंदर अगर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो हम उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पालन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और जो देश है जिसके मध्य ये समझौता हुआ था उसके जो कारनामे हैं वो आजकल आप देख ही रहे हो। उसने भी ये समझौता किया था कि वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करेगा। लेकिन आप देखिए गलवान वैली की घटनाएं देखिए, अक्साई चीन की घटना देखिए, डोकलाम की घटना देखिए, किसने तोड़ा था आपको पता ही है। तो इसका दूसरा जो सिद्धांत है अर्थात पंचशील का दूसरा सिद्धांत है कि एक दूसरे पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा ये है भाई, ठीक। तीसरा ये है कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये आदर्श लगते हैं, मतलब क्योंकि वर्तमान में प्रैक्टिकल में आप घटनाएं देखते हो तो हम देखते हैं कि अक्सर इन सिद्धांतों का पालन बहुत कम होता है। लेकिन भारत अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है कि जब तक उसके राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो तब तक वो किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, चौथा नियम है वो क्या कहता है कि परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देंगे। अर्थात पूरे विश्व के अंदर मानव कल्याण के लिए विश्व शांति स्थापित करके इस अलग अलग देशों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या परस्पर सहयोग और क्या करेंगे, लाभ को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार आप देखते हो भारत की संस्कृति में ये शब्द रहा है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात विश्व को हम एक परिवार के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो परिवार की नजर से देखते हैं तो क्या चाहते हैं, हम प्रयास करते हैं कि सभी का कल्याण हो। हम किसी देश के प्रति नकारात्मक कोई भी विचार नहीं रखते हैं जब तक वो हमारे लिए राष्ट्रीय हित के लिए हमारे खतरा न हो। ठीक है, अंतिम जो सिद्धांत है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। हमारा देश प्राचीन काल से अहिंसा का समर्थक रहा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने अपने सिद्धांतों पर अहिंसात्मक नीति का पालन किया है और इसका प्रचार किया है। हमारा उद्देश्य रहता है हमारे देश का कि हम विश्व शांति को कायम रख सके। लेकिन विश्व शांति को कायम रखने के लिए जो हमने अहिंसा की नीति अपनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम पर हिंसा करे, क्योंकि भारत के अगर राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान पहुंचाएगा, भारतीय क्षेत्रीय अखंडता को कोई नुकसान पहुंचाएगा, भारत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगा, भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो हम इस अहिंसा की नीति को किस प्रकार लेते हैं इसका उदाहरण हम एक छोटी सी घटना के तौर पर समझ लेते हैं। देखिए, बात उस समय किया जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, काफी चरम सीमा पर पहुंच चुका था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तो उस समय क्या किया कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था, हालांकि दोनों परमाणु संपन्न देश थे उस समय भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो पीएम था उसने डायरेक्ट कॉल नहीं की। भारत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कॉल करके हिम्मत दे सके, ठीक है, या धमकी दे सके। ठीक, उसने क्या किया, अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन करवाया भारत के प्रधानमंत्री को। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उनको कॉल करके प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका क्या कहता है कि पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं कि भारत
अगर उनके सामने नहीं झुकता है, उनकी मांगे नहीं मानता है, तो हम परमाणु शक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ही बात कही थी कि मैं तैयार हूं कि वो परमाणु शक्ति का प्रयोग करे, मैं 20 से 25% भारत पर उस हमले को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको एक बात बोलिएगा कि पाकिस्तान फिर सुबह का सूर्य नहीं देखेगा। अर्थात विश्व के अंदर सूर्य उदय होगा सुबह, लेकिन वो सूर्योदय पाकिस्तान देखने के लिए नहीं बचेगा। इस बात को भी आप समझिएगा। अर्थात हम अहिंसा की नीति तब तक पालन करते हैं जब तक हमारे राष्ट्रीय हितों को कोई हानि न पहुंचाए। जिस समय हमारे देश की क्षेत्रीय और अखंडता पर हानि आई, उस समय हम जिस नीति का पालन करते हैं वो आप देख चुके हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या फिर अन्य घटनाओं की। वहाँ पर हम कौन सी नीति का पालन करते हैं आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये एक नया बदलता भारत है। हमारी विदेश नीति यथार्थवादी विदेश नीति की ओर अग्रसर है। वर्तमान परिदृश्य में हम अपनी विदेश नीति में परिवर्तन भी ला रहे हैं, लेकिन हम फिर भी विश्व के अंदर अहिंसा के संदेश का प्रसार करते हैं और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात हम अपनी ओर से विश्व शांति और सभी का सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं, लेकिन कोई हमारे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाएगा, हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता की हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो हम वो ही करेंगे जो हमें करना चाहिए। तो आप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक छोटी सी चर्चा थी, विशेषीकृत कोई चर्चा नहीं थी। अलग से हम 1-2 घंटे का वीडियो लेके आएंगे जिस पर विस्तृत चर्चा करेंगे इस विषय पर कि क्या चर्चा है, ये क्या कंसेप्ट है, गहराई से चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने मोटा मोटा बता दिया कि पंचशील समझौता है क्या, कौन से वो 5 सिद्धांत है जिस पर पंचशील का समझौता हस्ताक्षर हुआ था और कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था। ठीक है, तो अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं कुमार पालादी फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी इस वीडियो को देखा। नमस्कार, जय हिंद।